नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा ईएस अकेडमी में। आज का डेट है 24 मई 2024 एंड असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं असम ट्रिब्यून का ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहां पे बोला गया है हिस्टोरिक जो सत्र है असम में, दैट इज़ बहारी सत्र, जो क्या एक सेटअप किया गया था बाई न्यू वैष्णवाइट सेंट जिनका नाम था हरिदेव। ये फेस किया जा रहा है इनके द्वारा बाय इरोजन्स। एक्चुअली देखो, ये ब्रह्मपुत्र के बैंक्स के अलोंग ही ये सत्र लोकेटेड है। कैन यू सी दैट? राइट। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है दैट क्योंकि सामने से ब्रह्मपुत्र गुजरता है, इसीलिए दिस इज़ द रीजन विच इज़ वेरी मच प्रोन टू द इरोजन्स एज वेल, राइट। सो यही बोला गया है। बाहरी सत्र अगर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली आसाम का एक कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है। एंड एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण ये सत्र को इरोजन से नहीं रोका जा रहा है, वो चीज़ बोला जा रहा है ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। गवर्नमेंट को बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोला गया है, बट कोई इस सेक्टर पे बहुत ही ज़्यादा डीपली इस चीज़ को फोकस नहीं कर रहा है। नाउ क्यों ये आसाम के हिस्ट्री के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसको हम लोग आदि सत्र के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है दैट इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट सत्र ऑफ आसाम विच हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड बाय न्यू वैष्णवाइट्स एंड हरिदेवा, जो कि मैंने पहले ही बोला। और अभी क्या क्या थ्रेट है इरोजन का, तो उसमें बोला गया है दैट देखो, सत्र के अराउंड 1500 फैमिलीज डायरेक्टली इससे इम्पैक्ट हुई है ना। और लास्ट ईयर तो देखा गया था दैट यहाँ पे एक एलपी स्कूल का भी सेटअप किया गया था, बट वो भी एलपी स्कूल हैज़ बीन वॉश्ड अवे। कैन यू इमेजिन? पूरा स्कूल ही पानी में समा गया, राइट। सो इसीलिए बोला जाए दैट देयर इज़ अ अर्जेंट नीड जिससे कि आने वाले समय में हम लोग एक रेमेडियल मेजर कर सके जिससे इस इरोजन को रोका जा सके, राइट। सो व्हाट आर द इनएक्शंस दैट आर बीइंग डन बाय द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स? देखो, पहली तो बात बोली जा रही है दैट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को अपील ज़रूर की गई है दैट इस सत्र को बचाया जाए, बट अभी तक कोई टेंजिबल रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था दिल्ली में और दिल्ली के द्वारा एश्योर भी किया गया था, बट वो एश्योरेंस अभी भी अनफुलफिल्ड है। इसीलिए कहीं ना कहीं ऑफिस बियरर्स भी जो है ना, उनको भी अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा रेज करने की ज़रूरत है। और जो भी इस सत्र के इन एंड अलॉन्ग जो भी रेसिडेंशियल लोग रहते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। नाउ किस लिए? ऑफ कोर्स दे आर फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है उनको प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे रही है। और फियर जताया जा रहा है जैसे इतने पार्ट ऑफ लैंड हैज़ ऑलरेडी बीन वॉश्ड अवे ड्यू टू इरोजन, आने वाले समय में ब्रह्मपुत्र और भी ज़्यादा इस इरोजन को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। इनफैक्ट 1950 को जो अर्थक्वेक आया था ना, कहा जाता है दैट अर्थक्वेक वन ऑफ द मेजर अर्थक्वेक जिसने इंटेंसिफाई कर दिया था इस इरोजन के रेट को। तो सवाल होता है एक्सटेंट अगर देख लीजिएगा इरोजन बोरपेटा में कैसा है। नाउ इरोजन के लिए अराउंड 80 विलेजेस जो है अभी तक डायरेक्टली इम्पैक्ट हो चुके हैं, जिसमें मेजर विलेजेस में रोमारी, देन सेनीमारी, देन कम्स बंदाली एंड बाजार भांगा। ये कुछ ऐसे एरियाज है विच आर मेजरली इम्पैक्टेड बाय दीज इरोजनल एक्टिविटीज़। सो इन कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट बाहरी जो सत्र है अनडाउटेडली ये ऑफ कोर्स देयर इज़ हाई नीड दैट यहाँ पे अर्जेंटली कोई ना कोई एक्शंस लिया जाए जिससे इसको बचाया जा सके। और साथ ही साथ हमको असमीज़ हेरिटेज को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। हमें कलेक्टिव एफर्ट करने की ज़रूरत है विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, जिससे हम लोग प्रिवेंट कर सके लॉस ऑफ कल्चरल ट्रेजर्स इन टू इरोशंस, राइट। क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये हमारे कल्चरल ट्रेजर का पार्ट है, राइट। वी कैन नॉट लेट इट सिंपली ड्राउन लाइक दिस, राइट। सो इसीलिए गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो टेक केयर, जिससे मेक श्योर किया जा सके दैट जो इरोजन हो गया वो तो हो गया, बट फ्यूचर में जिससे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र रिवर इस रीजन में इरोजन ना कर सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे असम ट्रिब्यून का ये दूसरा आर्टिकल, जहाँ पे बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी के एडॉप्शन के रिलेटेड। तो इस आर्टिकल का हेडिंग है नीड फॉर पैराडाइम शिफ्ट। अबाउट व्हाट? लेट्स सी इट। देखो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है दैट कहीं ना कहीं हम लोग को अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे।
हमें ऐसे चीज़ें प्रोडक्शन सिस्टम में इंटेल करना पड़ेगा जिससे कार्बन का एमिशन जो है वो कम से कम हो। इसीलिए हम लोग को क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को। बोला जा रहा है देयर इज़ एन इनकम्प्लीट क्लाइमेट साइंस। क्लाइमेट साइंस को अगर देख लीजिएगा, अभी तक जो भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फोकस करती है ना दैट क्लाइमेट जिससे नेगेटिव ना इम्पैक्ट हो, किन किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और केमिकल एस्पेक्ट्स में ही फोकस किया जाता है ना। बट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक, उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। तो अब देखो, जैसे कोई भी चीज़ को अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है उसका एक इकोनॉमिक एंगल भी तो होता है ना, दैट उसको जैसे अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट जो क्या बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है, क्या उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दैट प्रोडक्ट जो क्या कम कार्बन एमिशन करता हो। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या बात बोलना चाह रहा हूँ, राइट। सो ये सब चीज़ें जो है हम लोग के अभी के समय में इंडिया में नहीं फोकस किया जा रहा है। देर इज़ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन विद द सोसाइटल चेंजेस। जी हाँ, सोसाइटी में जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं उसके साथ जो सिंक्रोनाइजेशन है वो प्रॉपर हमें नहीं देखने को मिल रहा है। एनर्जी पैराडाइम शिफ्ट हमको देखने को मिला है, दैट इज़ कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन सोर्सेज की बात करें या फिर कार्बन सोर्सेज की बात करें, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दुनिया कहीं ना कहीं रिन्यूएबल सेक्टर के पीछे भाग रही है। जी हाँ, इंडिया में भी रिन्यूएबल सेक्टर आगे बढ़ रहा है, चाइना में भी रिन्यूएबल सेक्टर आगे बढ़ रहा है, पूरा दुनिया में रिन्यूएबल सेक्टर आगे बढ़ रहा है। बट साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है दैट दुनिया में कार्बन जो हाइड्रोकार्बन का यूजेजेस घट रहा है। नो नो नो, रिन्यूएबल्स की जो बढ़े जा रही, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है। पहले सोचो अगर इंडिया में 100 यूनिट ऑफ एनर्जी लग रहा था ना, तो अभी क्या हो जा रहा है, अभी 1000 यूनिट ऑफ एनर्जी लग रहा था, है समझ रहे हो। अब क्या हो रहा है, अब 100 के 100 यूनिट पहले क्या हाइड्रोकार्बन से एमिट हो रहे थे, बट अभी क्या हो रहा है ना, दैट पार्टीशन हो जा रहा है, दैट इज़ 300 यूनिट जो है रिन्यूएबल सेक्टर से और 700 यूनिट हाइड्रोकार्बन से। तो देखो बढ़ा ना, 100 से 700 बढ़ा ना, समझ लो। तो वही चीज़ बोला जा रहा है दैट भले ही रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है, बट साथ ही साथ हमें देखने को मिल रहा है दैट जो हाइड्रोकार्बन्स जो यूजेजेस है वो भी बढ़ रहा है, राइट। इसीलिए हम लोग को एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपके मोबाइल के फ़ोन में आप देखना एक सर्विस मिलेगा जहाँ पर आप किसी को मैसेज टाइप करके भेज सकते हो, बट आप कोई भी दोस्त को मैसेज जो टाइप करते हो आप व्हाट्सएप में ही करते होगे ना, वो वाला मैसेज सर्विस तो हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं ना। तो देखो ये इसी को कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, दैट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आपके मोबाइल में वो सर्विसेज अवेलेबल है, बट स्टिल यू आर यूजिंग व्हाट्सएप फॉर मैसेजिंग एनी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, राइट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड पैराडाइम शिफ्ट। तो वही बोला गया एनर्जी में हमको पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है हमारे पास, बट स्टिल हम लोग को रिन्यूएबल सेक्टर जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है उसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी को, हमें चैलेंज करना पड़ेगा द रिस्क विच आर एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी भी जो है दैट इज़ ऐसा नहीं है दैट इज़ ज़्यादा इसको पॉल्यूट नहीं करता, इट्स जस्ट दैट उसके रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है उसको हम लोग को डेल्व करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में हम लोग न्यूक्लियर एनर्जीज़ के रिलेटेड चैलेंजेस एंड रिस्क को एब्जॉर्ब कर सके और साथ ही साथ एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके जिससे जो भी रिस्क एसोसिएटेड है विद द न्यूक्लियर एनर्जी का यूटिलाइजेशन, वो रिस्क भी हम लोग को कम से कम दिखे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स यहाँ पे बोला गया है दैट देखो इम्पैक्ट जो है ना एनर्जी चेंजेस का वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। जैसे अगर देख लीजिएगा पावरफुल इंडस्ट्रीज़ या फिर पावरफुल नेशंस जो है ना, वो लोग अब देखिएगा जब पावरफुल इंडस्ट्रीज़ मतलब क्या, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले इंडस्ट्रीज़ है ना, ऐसे नेशंस जिसके पास ज़्यादा पैसे हो। अब वो लोग कहाँ से, अब देखो उन लोग को भी पता है दैट रिन्यूएबल सेक्टर में अगर हम लोग ट्रांजिशन जल्दी से कर जाए ना तो पैसे बहुत खर्च होंगे, और पैसे खर्च जिस रेट से होंगे उस रेट से आप कंज्यूमर से अचानक से ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते हो ना, कंज्यूमर भी धीरे धीरे पैसे ना देगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स अगर देख लीजिएगा, यस इम्पैक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस ज़रूर देखने को मिल रहा है फ्रॉम पावरफुल इंडस्ट्रीज एंड नेशंस, राइट। और इन्फ्लुएंस वैसे देखने को मिल रहा है जिससे क्या
अगर पावरफुल नेशंस इस सेक्टर को इन्फ्लुएंस करे तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सारे सेक्टर्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है वेल्थ डिस्पैरिटीज़ और पावर डायनामिक्स अगर देख लीजिएगा, यस अनडाउटेडली रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं इस वेल्थ इनइक्वालिटीज़ को और भी ज़्यादा एग्जैबरेट कर रहा है। इसीलिए हम लोग को ज़रूरत है, देयर इज़ अ नीड फॉर इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर शेयरिंग, राइट। सो दैट इज़ द एंड, राइट। एंड साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है दैट क्लाइमेट पैराडाइम को हमें ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। दैट इज़ हम लोग को इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा वाटर सर्कुलेशन इनटू क्लाइमेटिक मॉडल्स, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और प्रिजर्व करना पड़ेगा नेचुरल सिस्टम को, और ग्लोबल चैलेंजेस जो भी है दैट इज़ क्लाइमेट रिलेटेड ग्लोबल चैलेंजेस, इसको हम लोग को लोकलाइज सॉल्यूशंस या फिर कम्युनिटी ड्रिवन सॉल्यूशंस के थ्रू फेस करना पड़ेगा, राइट, ना कि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सॉल्यूशंस के थ्रू। हम लोग को एम्पावर करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोकल कम्युनिटीज़ को, और इसको हम लोग को कैसे करना पड़ेगा। यस देखो, अलग अलग जगह की लोकेलिटी, जैसे अगर इंडिया देख लोगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्या इंडिया सेम है? नहीं है, राइट। तो यहाँ के लोगों का रहने सहने का तरीका अलग है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट इंडिया। नॉर्थ इंडिया के लोगों का रहने तरीका अलग है बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया, राइट। तो हम लोग को जो है टेलर्ड सोल्यूशन लाना पड़ेगा इन लोकल कॉन्टेक्स्ट, है ना। हम लोग को कोऑपरेटिव इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस को सेटअप करने पड़ेंगे जिससे वेल्थ रिटेंशन किया जा सके, और जो भी वेल्थ ऑन पावर को सस्टेनेबल वे में डेवलप जिससे किया जाए, इससे हम लोग को वेल्थ एज वेल एज पावर दीज नीड्स टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट वेल्थ जो है वेल्थ बना जा रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। पावरफुल भी जो है हम लोग को सबको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे एक लोअर हायरार्की में भी जो इंसान है उसको भी मौका मिले अपर हायरार्कीज में आने को, और ऐसा ही, राइट। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस डिजिटल डायलेमा। नाउ ये आर्टिकल मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि ये आर्टिकल फोकस करता है ऑन द यूजेजेस ऑफ डिजिटल मीडियम। क्योंकि देखो अभी डिजिटल मीडियम हमारा आप तो यूज़ कर रहे हैं, बट हम लोग एडल्ट हैं, बट वहीं पर आने वाला जनरेशन्स दैट इज़ छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल 10 साल 12 साल के बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। अब जो सोचो आप 10 साल 12 साल में क्या इतना दिमाग डेवलप्ड होता है जो क्या अभी होता है? जैसे आप भी तो 10 साल 12 साल वाले फेज में थे ना, आप सोच के देखो आपका तब का दिमाग कब था, क्या था? कोई डेवलप्ड ही नहीं था, हम लोग बिल्कुल नादान थे। बट अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, राइट। तो अभी हम लोग को पता है दैट कोई भी चीज़ के एडॉप्शन का क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, बट वहीं पर एक बच्चा 10-12 साल के बच्चे को नहीं पता होगा। तो हम लोग अगर इंटरनेट यूज़ करें तो हम लोग को पता है दैट क्या हमारी लिमिट्स है, हम लोग की प्राइवेसी कहाँ तक जा सकती है, हम लोग को कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ जो कि हमारी लक्ष्मण रेखा है वहाँ पर आके हम लोग को रुक जाना चाहिए। बट वो 10-12 साल के बच्चों को वो नहीं पता है, इसलिए बहुत समय वो लोग कुछ ऐसे गलती कर देते हैं जो क्या जीवन भर उनके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे इस आर्टिकल को जो बोला गया है, ये आर्टिकल वही बोलता है दैट बच्चों को जो है ना, बच्चों का डिजिटल डायलेमा दैट इज़ पेरेंट्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वो अपने बच्चों को ऑनलाइन के डार्क साइड से अवगत कराए, जिससे ये इंश्योर किया जाए दैट वो लोग एक सेफर डिजिटल फ्यूचर जी सके। तो डिजिटल मीडियम अनडाउटेडली बोला गया एक डिजिटल, इसका एक डुअल नेचर है, इसके फ़ायदे भी हैं और ये कर्ज के तरह भी काम कर सकता है। हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे इसके फ़ायदे क्या है, इसके कर्ज क्या है। तो बट ओवरऑल यही बोला गया है दैट इनके फ़ायदे भी हो कर्ज भी हो, दोनों के अवेयरनेस हम लोग को रहना चाहिए एज अ पेरेंट्स, एज अ ह्यूमन बींग, और साथ ही साथ हम लोग अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाना चाहिए। तो सवाल होता है द बून ऑफ सोशल मीडिया, व्हाट आर द बून्स ऑफ सोशल मीडिया। देखो सोशल मीडिया अगर देख लोगे ये फैसिलिटेट करता है मास कम्युनिकेशन और ग्लोबल अवेयरनेस को। इससे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कनेक्टिविटी, हम लोग फास्टर कनेक्टिविटी होता है, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को मिलते हैं, मार्केटिंग, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन स्टोरेज। बताओ ना क्या क्या नहीं फ़ायदे होते हैं यार। सोशल मीडिया नहीं होता है तो क्या आप इतने स्मार्ट होते? आप सोच के देखो, सोशल मीडिया से पहले हम लोग कोई भी न्यूज़ के लिए हम लोग रिलाई करते थे दूरदर्शन का, टीवी में। अभी खटाक से बैठे हो, अचानक से आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया दैट ऐसा ऐसा दुनिया में हो रहा है, चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया और उन लोग का लड़ाई होने वाला है, या फिर ईरान के प्रेसिडेंट का हत्या एक्सीडेंट हो गया बाय अ हेलीकॉप्टर क्रैश।
आपको 2 सेकंड में न्यूज़ मिल जा रहा है। तो मास कम्युनिकेशन ग्लोबल अवेयरनेस के लिए तो बहुत अच्छा है, बट साथ ही साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्टर हो गई है। आप अगर घर में बैठे हो असम से और आपका कोई रिलेटिव है आपका बेंगलुरु में, तो आराम से आप 2 मिनट में बात कर सकते हो फ़ोन में, राइट? कोई टेंशन ही नहीं है, विद इन सेकेंड्स आप बात कर सकते हो। आपको ऑनलाइन आपको एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है। तो वही बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस आर फेसिंग दीज डिजिटल डायलेमास। इसके डार्क साइड्स अगर देख लीजिएगा, वो क्या है? एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन, पुअर मेंटल हेल्थ। आपने शायद खुद भी कभी फेस किया होगा दैट आपका अगर कोई काम नहीं है ना, हम लोग क्या करते हैं, कोई काम नहीं है तो यही काम है, वही मोबाइल को सर्फ करो, है ना? बट बच्चे यहाँ पे फंस कहाँ पड़ जाता है दैट बच्चों को साइबर बुलिंग किया जाता है। बहुत समय तो बच्चों के नेगेटिव जो न्यूडिटी वाले वेबसाइट्स हैं उनमें बच्चों के वीडियोस छप जाते हैं। ओवरऑल उनकी प्राइवेसी हर्ट होती है, साइबर थ्रेट्स होती है, राइट? उनके बिहेवियर, एकेडमिक फोकस बिगड़ जाता है। तो यही बोला जा रहा है, दीज आर द डार्क साइड्स। क्योंकि मैंने बोला ना, बच्चे का दिमाग उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, तो उनको पता होता है दैट चलो भैया चलो कोई मस्ती करते हैं, तो उनको पता नहीं होता ना उनकी प्राइवेसी भी हर्ट हो सकती है बाई चांस। और इनके दिस इज़ रियलिटी दैट उनके प्राइवेसी को ये लोग सोशल मीडिया वेबसाइट्स या फिर बहुत समय पॉर्न वेबसाइट्स में डाल देते हैं। तो दिस इज़ वेरी बैड थिंग। इसीलिए बोला दैट इस डिजिटल एज में जहाँ पे सोशल मीडिया का बून भी होता है, दैट सोशल मीडिया अच्छा भी है बट साथ ही साथ उसका डार्क साइड भी है। इस दोनों, अच्छा वाला साइड, डार्क साइड, दोनों पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। और पेरेंट्स का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन गाइडिंग द चिल्ड्रंस का ऑनलाइन एक्टिविटीज़। चिल्ड्रन के साथ पेरेंट्स को ओपनली कम्युनिकेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा दैट ये आपके बाउंड्रीज़ है, इन बाउंड्रीज़ को आप बिल्कुल पार नहीं कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अपने फ़ोटोज़ को पोस्ट नहीं कर सकते हो, आप कोई भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं कर सकते हो। अगर कोई भी बात कर भी रहा है तो पेरेंट्स का तो ये दायित्व होता है दैट ये ऑनलाइन को मॉनिटर कर सके, अपने बच्चों को प्रमोट कर सके पॉजिटिव डिजिटल बिहेवियर को बच्चों में, राइट? और कहीं ना कहीं हम लोग को स्ट्रैटेजीज़ सेटअप करने पड़ेंगे फॉर रिस्पॉन्सिबल यूजेजेस। जैसे बोला जा रहा है, हम लोग को ऑफलाइन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा, बच्चों को बोलना पड़ेगा। क्योंकि मन बोलते हैं ना, कोई काम नहीं है तो बच्चा क्या करेगा, मोबाइल ही यूज़ करेगा। तो क्यों ना उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दिया जाए, उनको क्रिकेट खेलने के लिए बोला जाए, उनको गिटार सिखाया जाए। तो अब गिटार अगर सीख रहे हो तो गिटार के सीखने के साथ साथ तो मोबाइल नहीं यूज़ करोगे ना आप। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब ओवरऑल उनको एक ऑफलाइन एक एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज़ उन लोग को दिलाना पड़ेगा। और साथ ही साथ उनको बोलना पड़ेगा आपको कोई भी ऑनलाइन के साथ, स्ट्रेंजर जो भी ऑनलाइन में हो उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को स्मार्टफोन दे दिया जाता है, अरे उनके स्मार्टफोन को देने को डिले करो। अभी 3-4 क्लास में ही दे देते हैं, ये क्या बदतमीजी हुई? आपको लेट से दो ना, क्लास 10th के बाद दो, है ना? उससे पहले ही बच्चों को अगर मिल जाएगा तो पीपल विल बी मोर प्रोन टू दीज काइंड ऑफ रिस्की थिंग्स दैट वी हैव सीन, जो कि बून है, सॉरी बेन है, फॉर डार्क साइड है ऑफ हमारा सोशल मीडियाज। ठीक है, सो इसी के साथ ये आर्टिकल आज का ये समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ दैट बहुत कुछ नए इंसाइट्स आपको मिले होंगे रिगार्डिंग द टुडेज एनालिसिस। शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।